Yeah, Assalamu alaikum. Today we discuss the power method. ठीक है, पावर मेथड क्या है, हम पावर मेथड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, पावर मेथड क्या है कि आपको पता है हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं न्यूमेरिकली। अगर आइगन वैल्यूज जब हमारे पास अगर मैट्रिक्स काफी बड़ा है तो उसकी हम आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करें। या सम टाइम क्या होता है, सम एप्लीकेशंस में या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में हमें लार्जेस्ट, जिसको हम डोमिनेंट भी कहते हैं, डोमिनेंट और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू रिक्वायर्ड होता है। तो इट मींस बाकी आइगन वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं होती, सिंपल सिर्फ जो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा आइगन वैल्यू हो इन एब्सोल्यूट वैल्यू, इन मैग्नीट्यूड, वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो उसको हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए हम पावर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, in many engineering problems it is required to compute the numerically largest eigenvalue and corresponding eigenvector. In such case, the following iterative method is convenient and well suited for machine computation. और ये मेथड क्या है, iterative method है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, अगर इफ, अब इसकी डेफिनेशन है, इफ लेमडा वन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर लेमडा वन कोई आइगन वैल्यू है ए की, that is larger in absolute value than any other eigenvalue। ठीक है, अगर लेमडा वन क्या है, अगर उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो क्या है, लार्जर हो एज कंपेयर अदर आइगन वैल्यू के, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वैल्यू। तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट आइगन वैल्यू कहेंगे। एंड आइगन वेक्टर v1 corresponding to lambda 1 is called dominant eigenvector। ठीक है, lambda 1 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का मैग्नीट्यूड निकालें, वो लार्जर हो दूसरी आइगन वैल्यू से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट आइगन वैल्यू। और उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा 1 के जो वेक्टर मिलेगा v1, जिसको हम आइगन वेक्टर कहते हैं, वो होगा डोमिनेंट आइगन वेक्टर। सही है, मीन्स आइगन वैल्यू, डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वेक्टर क्लियर हो गया। अब सेकंड है कि अगर इन आइगन वेक्टर v is said to be normalized if coordinates of the largest magnitude is equal to unity, that is the largest coordinate in v is the number 1। अगर हमें किसी भी आइगन वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वेक्टर को, अगर v वेक्टर है, v वेक्टर में ज़ाहिर उसके कोऑर्डिनेट होंगे, अगर r3 में, r4 में, r3 में तो 3 होंगे कोऑर्डिनेट, 4 में तो 4 होंगे, 2 में तो 2 में 2 होंगे। तो उसको नॉर्मलाइज क्या करेंगे कि जो उसमें मैक्सिमम एंट्री होगी, जैसे सपोज करें v इक्वल है 2 देन 3 एंड देन 4। अब 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन सा, 4 है, तो 4 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे, जो मैक्सिमम एलिमेंट उसका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, उसको नॉर्मलाइज कहते हैं। इट इज इजी टू नॉर्मलाइज एन आइगन वेक्टर v1 v2 अप टू vn बाय फॉर्मिंग न्यू वेक्टर। अब न्यू वेक्टर का मतलब क्या है, अब हम इस v को 1/c से, मीन c से इसको डिवाइड करेंगे, तो अब v1 से लेकर vn तक, अब c एक्चुअली क्या है, v1 से लेकर vn तक जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, सपोज कर ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है। अब इसमें से ज्यादा बड़ा कौन सा, सबसे 8 है, तो 8 से 1/8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाहिर है ये एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे, 1 से छोटे, और ये जो 8 होगा वो 1 हो जाएगा। इट मीन सी
is Vj and Vj is maximum of Vi, मीन्स इस Vi में से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो C होगा। ठीक है, suppose that the matrix A has dominant eigenvalue lambda and there is a unique normalized vector V that corresponding to lambda. This eigenpair lambda V can be found by following iterative procedure is called power method। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें एक आइगन पेयर चाहिए। आइगन पेयर किसको कहते हैं, जिसमें आइगन वैल्यू हो और आइगन वेक्टर हो। मींस एक ऑर्डर पेयर क्या होता है, लेमडा और वी का। लेमडा क्या होती है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, और करस्पॉन्डिंग वी क्या है, ये डोमिनेंट आइगन वेक्टर है, मगर ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है। मींस आइगन वेक्टर फाइंड करके उसके मैक्सिमम एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पावर मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब पावर मेथड क्या है, चले देखते हैं। अब पावर मेथड में क्या है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट विथ वेक्टर एक्स नॉट, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, क्योंकि इटरेटिव मेथड है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्स नॉट इक्वल टू वी वन, मीन्स एक वेक्टर लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वन वन होंगे। अगर R3 में है तो वन वन वन, अगर R4 में है तो क्या होगा, वन वन फोर टाइम्स। Then generate the sequence Sk recursively using this scheme, means yk equal to axk। ये क्या है, ये एल्गोरिथम है पावर मेथड का, yk इक्वल टू axk। अब yk इक्वल टू axk का मतलब क्या है, जब हम स्टार्टिंग करेंगे k की वैल्यू क्या रखेंगे हम, अगर k की वैल्यू सपोज करें आप रख रहे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा, a y0 इक्वल टू a x0। अब x0 तो इनिशियल गैस है, वो इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y0 मिल जाएगा। अगेन k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू a x1। अब x1 उससे पहले स्टेप में मिल गया था, वो रखेंगे तो हमें y1 मिल जाएगा। देन y2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax2 मिल जाएगा। और xk प्लस 1 कैसे मिलेगा, आपको पता है कि जब हम yk फाइंड करेंगे तो yk कैसे मिलेगा, axk के मुताबिक। देन जो xk प्लस 1 है वो क्या करेंगे, yk का जो मैक्सिमम एलिमेंट एंट्री होगी उसको हम डिवाइड करेंगे xk प्लस 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, xk प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है, इनिशियल गैस होगा, क्या रखेंगे 1, इनिशियल गैस यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, yk की जो इनिशियल जो मैक्सिमम एंट्री होगी उसको डिवाइड करेंगे xk प्लस 1 से, मीन्स जो मैक्सिमम एंट्री से, तो हमें क्या मिल जाएगा, xk प्लस 1। वो जो xk प्लस 1 होगा वो क्या होगा, हमारा आइगन वेक्टर होगा, और जो c होगा ये क्या होगा, आइगन वैल्यू होगी। क्योंकि हमें आइगन पेयर फाइंड करना, लेमडा और वी कैसे मिलेगा हमें, जब हम yk की मैक्सिमम एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे, और लेमडा का मिलेगा जो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो लेमडा होगा। ठीक है, ठीक है, वेयर ck प्लस 1 इज कोऑर्डिनेट ऑफ yk ऑफ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ck प्लस 1 क्या है, ये yk की जो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड होगा जिस कोऑर्डिनेट का, वो है। इन द केस ऑफ टाई, मींस अगर दो एलिमेंट आ जाते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो जो फर्स्ट होगा वो लेंगे। अब हमारे पास दो सीक्वेंस मिलेंगी, एक एक्स के और एक सी के की। तो एक्स के किस पे कन्वर्ज करेगा, वेक्टर पे, डोमिनेंट आइगन वेक्टर पे, और सी के किस पे कन्वर्ज करेगा, डोमिनेंट आइगन वैल्यू पे। तो हमें दोनों वी और लेम्डा और बी आइगन पेयर मिल जाएगा। If x naught is eigenvector and x naught is not equal to v, then some other starting vector must be chosen। ठीक है, अब देखें प्रॉब्लम हम करते हैं कि यूज द पावर मेथड। ठीक है, यूज द पावर मेथड टू फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है,
अब हमें क्या फाइंड करना है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले में एक्स नॉट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी 1 1 1 एंड यूज फार्मूला। कौन सा फार्मूला है जो पीछे हमने यूज किया है, ये रहा y के इक्वल टू एक्स के, ये स्कीम है हमारी। ठीक है, टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ द वेक्टर एक्स के एंड कांस्टेंट सी के। जब ये स्कीम यूज करेंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी, एक्स के मिलेगी और सी के। सी के आइगन वैल्यू होगा और एक्स के क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। फर्स्ट स्टेशन। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये क्या ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे थोड़े बाय मिस्टेक ये कॉलम अलग आ गए, पूरी मैट्रिक्स है 3 by 3 की, 0 11 -5 -2 17 -7 -4 26। ठीक है, ये पूरी मैट्रिक्स है। ये क्या है, हमारा पूरा ए है और ये हमारा क्या है, एक्स नॉट है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 684। अब 684 क्या है, ये वाई के मिला है। अब इसमें से देखें, अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज मीन्स इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, 12 का है। तो 12 क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 12 से करेंगे 1/2, 8 को करेंगे 2/3 और 12 को 1। जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 1 हो जाएगा। तो अब ये हमें क्या मिला, दिस 12, 12 मीन्स सी मिला, और ये क्या मिला हमें, एक्स मिला। तो इट मीन्स सी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू क्या है 12 और आइगन वेक्टर क्या है 1/2, 2/3 और 1, जिसको हमने लिखा C1x1। ठीक है, अब सेकेंड इटरेशन चलेंगे। अब सेकेंड इटरेशन क्या होगा, अब हमें क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू ax1। अब a तो ये सेम रहा, x1 यहाँ से मिल गया हमें 12 को हटा के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिल गया। अब इनमें से देखिए सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, इसका है 16/3। तो 16/3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, C2x। अब आइगन वैल्यू क्या मिली, 16/3 और ये हमारे पास आइगन वेक्टर मिला। ठीक है, अब हमें सीक्वेंस जो मिलेगी वो इसी तरह से हम फाइंड करते जाएंगे। कहां तक फाइंड करेंगे, जो हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया मिलेगा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया तक हम इसको चलाते जाएंगे तो हमें क्या मिलते जाएंगे, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू क्योंकि हमें डोमिनेंट चाहिए, तो अब देखें पहले हमें क्या मिला, 12 एंड दिस मींस आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। हम चलते गए यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब क्या है, सीक्वेंस ऑफ वेक्टर कन्वर्ज वी। अब वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है वी हमारे पास, ये 2/3, 3/5 एंड 1 एंड सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट कन्वर्ज टू लैम्डा इक्वल टू 4। अब ऐसे हम चलते जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है। मे बी दो आइगन वैल्यूज का डिफरेंस, वो अगर 3 सिग्निफिकेंट पे आ जाए वहां पे स्टॉप करें, मे बी 2 सिग्निफिकेंट पे आए तब स्टार्ट करें और स्टॉप करें, मे बी हमें 10 इटरेशंस चलानी हो, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे कि वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया कहाँ तक जा रहा है, तब तक हम देते जाएंगे। तो ठीक है, अब ये हम जैसे कंटिन्यू करेंगे तो जो सीक्वेंस ऑफ वेक्टर कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, इस वेक्टर वी पे, मीन्स इसी तरह से 2/3, 3/1 1। और जो कांस्टेंट कन्वर्ट कहाँ पे करा, लेमडा पे। ठीक है, इट कैन बी प्रूव दैट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर। तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लीनियर। अब देखें, the power method used in previous example find the normalized dominant eigenvector v and corresponding v। अब देखें हम ये चलाते के कहाँ तक, x10 तक। अब x10 तक देखें, यहाँ पे ये x10 मिला, ये हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास yk मिला। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 4 है, 4 से इसको हमने डिवाइड किया तो हमें ये वेक्टर मिल गया। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डेसिमल के बाद ये डिजिट सेम है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, या अब आइगन वेक्टर्स को देख लें, आइगन वेक्टर्स में ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे 0.400 है, यहाँ पे 0.400 है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे।
जब स्टॉप करेंगे तो ये आपको पता है जो कांस्टेंट है जो वो आइगन वैल्यू होगी और ये आइगन वेक्टर होगा। तो इट मींस C11 क्या है आइगन वैल्यू, वो 4 है जो पीछे बताया है, और C11 क्या है आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब ये स्टॉप करने का तरीका क्या है वो बुक में या क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां पे हम स्टॉप करेंगे। अब 0.4 को कैसे लिखा है 2/5, और 0.600 कैसे लिखा है 3/5, और 1 ये सेम है, और आइगन वैल्यू 4 है। ठीक है, अच्छा समझ में बात आ गई आपको? ठीक है, अगर नहीं आई तो आप पूछ लें यहाँ पे, कोई चीज पूछनी हो तो। हाँ 65, आप बताएं पावर मेथड क्या है? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ थोड़ी देर पहले। जी, और कौन बताएगा? चलो आप बताएं 71। जी 71। सर जी सर ये मुझे पूछना था कि जो ये एग्जांपल 11.2 है इसमें x नॉट की वैल्यू 1 1 कैसे आ रही है? ये हम जो इनिशियल गैस देंगे ये फिक्स होगा 1 1 पे। हम्म, जो इनिशियल गैस होगा, जैसे हम और न्यूटन सर ये जो मेथड। 6 जी बताएं। सर ये पूछना है कि ये जो 6 8 12 जो आप वैल्यू लाए ये कैसे लाए ये भी? कौन सी? ये एग्जांपल 11.2 पर ले जाए। हाँ यहाँ पे। नहीं, पीछे एग्जांपल 11.2, इसके पीछे बैक पर शायद। हाँ सर, ये जो ये 6 8 12 ये कैसे आई है? 6 8 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, ये पूरी मैट्रिक्स है। ए 0 11 -5 -2 17 -7 -4 26 10, इसको हम्म, मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आ जाएगा। अच्छा ये बी टर्म आएगी। हाँ ना, जे हम कहते हैं ना AX = B। हाँ बस समझ गया, फिर से मैं समझा ये कैसे आ रहा है, फॉर्मूला था ना तो मैं नहीं, कंफ्यूज हो गया ये था, बस सिंपल ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अब थ्योरम है कि पावर मेथड assume that the n by n matrix A has n distinct values। ठीक है, अगर A हमारे पास जो n by n मैट्रिक्स है इसकी, इसमें क्या है n distinct values है, and they are ordered in decreasing in magnitude। ठीक है, they are ordered in decreasing magnitude, that is
magnitude of lambda 1 is greater than magnitude of lambda 2, and magnitude of lambda 2 is greater than or equal to magnitude of lambda 3 up to so on, then magnitude of lambda n minus 1 is greater than lambda n. If x naught is chosen appropriately, then sequence xk means जो eigenvectors की है and ck generated recursively by yk equal to axk, ये जो जनरल स्कीम थी. देन xk प्लस 1 क्या करेंगे, जो yk में से मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको c से डिवाइड करेंगे, एंड ck क्या है हमारे पास, ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट या मैक्सिमम एंट्री है x के में से. ठीक है, then will converge to the dominant eigenvalue v1 and dominant eigenvector v1 and eigenvalue lambda 1 respectively. This is can be written in this form: limit k tends to infinity xk. जो xk होगा वो कन्वर्ज किस पे करेगा, v1 पे, और v क्या है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, और x के जब लिमिट लगाएंगे x के इन्फिनिटी, वो किस पे कन्वर्ज होगा, लेमडा पे. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एक्स के प्लस 1 को 1/ck+1 से मल्टीप्लाई करेंगे y के से, तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगी, दो मिलेंगी, एक एक्स के एक सी के. एक्स के क्या होगा, वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगी, और सी के क्या होगी, वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगी, और ये आइगन वेक्टर होगा. मगर पावर मेथड यूज करने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है, आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जो आइगन वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. जैसे डायगोनलाइजेशन में हम करते हैं कि जब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी तो उसके आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. तो पावर मेथड यूज करने के लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. जब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगी. मींस जो आइगन वैल्यू 1 है उसका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा होगा, और 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, इस तरतीब में हो. ये पॉसिबल कब होगा, जब कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं होगी. अगर आइगन वैल्यू रिपीट हो गई तो लेमडा 1 क्या है, इक्वल हो जाएगा लेमडा 2 के. जब लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल होंगे तो अभी डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. डोमिनेंट आइगन वैल्यू तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स एन बाइन उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो. इट मींस एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, और ये जो हमारे पास है इन मैग्नीट्यूड बाय डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड हो उसका, लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 लेमडा 3, इस तरह से होगा. तो फिर हम पावर मेथड यूज करेंगे, और उस पावर मेथड में सी के कन्वर्ज v1 पे करेगा, v पे मींस डोमिनेंट आइगन वेक्टर पे, और सी के लेमडा पे करेगा. ठीक है, तो इसका ये थ्योरम है, ये बिल्कुल इजी है. ये अब ट्राई करें, इसको प्रूफ करें. ये प्रूफ यही करना है कि सी के कन्वर्ज टू v1 एंड सी के कन्वर्ज टू लेमडा 1. अब दूसरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर मेथड. अब पावर मेथड का कन्वर्जेंस बता दिया क्या है, लीनियर है. हम इजीली जो टेबल हमने पिछले बनाई है एग्जांपल में, उसमें देखें कि जिसकी एरर रिड्यूस कैसे हो रही है, लीनियरली इसकी एरर रिड्यूस हो रही है. और या तो इसको मैथमेटिकली हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जन, जैसे हमने न्यूटन वगैरह का चेक किया था. एंड हाउ the convergence can be accelerated using Atkin method. अब एटकिन मेथड याद होगा हमने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में भी किया था. तो एटकिन मेथड क्या होता है, अगर कोई हमारे पास एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम लीनियरली कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको हम जब एटकिन मेथड यूज करते हैं तो एटकिन मेथड उसकी स्पीड कन्वर्जेंस की बढ़ा देता है. मगर एटकिन मेथड के लिए क्या है, हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. वो 3 पॉइंट्स हम उसमें यूज करेंगे तो वो जो कन्वर्जेंस होगा पावर मेथड का वो इंक्रीज हो जाएगा जब पावर मेथड में हम एटकिन मेथड यूज करेंगे. इन द पावर मेथड बोर्ड इज सीक्वेंस ऑफ द स्केलर. अब ठीक है, ये यहाँ पे बीटा के लिखा है. अब ये बीटा बी एक्चुअली सी है. ठीक है, थोड़ी नोटेशन चेंज की है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, यहाँ बी क्या एक्चुअली, वहां पे हमने सी यूज किया, यहाँ पे बी यूज कर रहे हैं. एंड नॉर्मलाइज वेक्टर एक्स के,
वहां पे x सब k था, ये x power k converge linearly to the dominant eigenvalue and corresponding to dominant eigenvector v1 respectively. Thus the order of conversion of power methods is linear. Atkin method offer a technique for accelerating the convergence of any sequence that is linearly convergent. जो Atkin method है वो कौन सी टेक्निक है? वो ऐसी टेक्निक है वो जो कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, लीनियरली जो मेथड लीनियरली कन्वर्जेंट होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इंप्रूव करता है यूजिंग ए गिवन सीक्वेंस से। सही है, मैं अगेन बता रहा हूँ, दिस इज सी के नॉट बी। एक्चुअली डिफरेंट हर बुक में डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता है, जैसे कि हमने the Atkin method of a technique for accelerating the convergence of any sequence that is linearly convergent using a given sequence, say Ck, which converges linear to lambda 1. Another sequence, you say C dash k, or you simply say B cape that converges to lambda 1 with possibly improved convergence rate by constructing using the Atkin method और Atkin processes. ठीक है, Atkin process क्या, Atkin process क्या है? ये B cape k equal to B k minus B k plus 1 minus B k whole square upon B k plus 2 minus 2 B k plus 1 plus B k. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि B k minus डेल्टा बी के स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर बी के, इसको हम दोनों को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये टेक्निक क्या है, ये जब हम पावर मेथड में यूज करेंगे, मगर पहले 3 स्टेप हम पावर मेथड के पहले यूज करेंगे, फिर आटकिन यूज करेंगे तो उसका कन्वर्जेंस इंप्रूव हो जाएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं, अब देखिए इस प्रॉब्लम में देखें, here apply power method to find dominant eigenvalue and corresponding to the following matrix and then apply Atkin process to accelerate the convergence. अब देखिए ये मैट्रिक्स है, अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ax हमें ये मिल गया। अब इसमें मैक्सिमम क्या है 10, तो 10 से किया। अब ये क्या मिला हमें, आइगन वेक्टर और ये आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे b1 है, एक्चुअली b1 क्या है, ये c है, ये 10 मिला आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमें ये मिल गया। अगेन हम ax1 फाइंड करेंगे, ax ये x1 ही है हमारे पास और ये a मैट्रिक्स है, तो हमें क्या मिला, ये मैक्सिमम 0.5 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा मिल गया। अगेन दिस b2 क्या है, एक्चुअली c2 है, यहाँ पे ये 5 9 है आइगन वैल्यू और x क्या है ये। देन हम क्या फाइंड करेंगे, ax2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, b3, तो मगर हमारी नोटेशन के मुताबिक ये क्या होगा, c3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी और सी में कंफ्यूज ना हो, सेम आइगन वैल्यू है ये। ठीक है, उसके बाद ये 3 वैल्यूज मिल गई हमें, b1 b2 b3। अब हम क्या यूज करें, अब हम एटकिन मेथड यूज करें जो फॉर्मूला लिखवाया था। अब इस एटकिन मेथड से b केप 1 हम फाइंड करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन फार्मूला, वी गेट 5.72। ठीक है, 5.72 हमें क्या मिल गया, ये हमें b कैप मिल गया। देन यू फाइंड ax3। अब ax3 हमने कैसे फाइंड किया, x3 तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 5.81 एंड लाइक दिस। तो b4 कैसे, b4 हमें क्या मिल गया 5.819 एंड x4 क्या मिला, ये मिला। अगेन b कैप हम इसमें फाइंड करें यूजिंग आटकिन मेथड तो हमें क्या मिल गया 5.37। अब देखें इन दोनों में क्या है, ये डेसिमल के बाद 7, यहाँ पे भी 7 है। अगर हम जैसे भी रिक्वायर्ड हमारी एक्यूरेसी होगी, मे बी डेसिमल के बाद 3 डिजिट सेम रखने हो या 2 डिजिट सेम रखने, वहां तक हम ऐसे ये कंटिन्यू करते जाएंगे। तो कहाँ तक करेंगे, जहां तक हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जो हमें फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा,
जो सिंपल हमने पावर मेथड यूज किया उससे काफी बेहतर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने यहाँ पे क्या ये B2 फाइंड किया, इसी तरह से फिर हम क्या फाइंड करें, x4 के बाद अगेन B3 फाइंड करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे। जैसे सपोज करें पिछली इटरेशन 11 इटरेशन में कन्वर्ज हुई थी, ये मे बी 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, मीन उससे काफी ज्यादा पहले कन्वर्ज होगी। ठीक है, इसकी रिजल्ट्स हम यहाँ से देख सकते हैं एटकिन मेथड्स की। तो x1, x2, x3 और bk की और bk -1 की। अब देखिए ये कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये अगर हम सिंपल यूज करें तो 24 इटरेशन में यूज कन्वर्ट हो रहा है, और अगर हम आटकिन यूज करें तो आटकिन 16 इटरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस आटकिन मेथड क्या है, काफी फास्टर है एज कंपेयर सिंपल पावर मेथड एंड विदाउट पावर मेथड। ठीक है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू अगेन जो पहले डेफिनेशन लिखवाई थी, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, डोमिनेंट आइगन वैल्यू कब होती है, अगर लैम्डा 1 डोमिनेंट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बाकी सारे आइगन वैल्यू से बड़ा होगा। इफ v1 इज आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, अगर लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो v1 बन रहा है उसको आइगन वेक्टर कहेंगे। अब जैसे अगर कोई भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू है -4, -2, 1, 3, तो इसमें डोमिनेंट कौन सी होगी, ये -4 होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दूसरी आइगन वैल्यू से बड़ा है। इन केस ऑफ नो डोमिनेंट आइगन वैल्यू, जैसे अगर आइगन वैल्यू देखिए रिपीट हो रही है -5 और ये 5, अब 5 का मैग्नीट्यूड भी 5 है, -5 का मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो दो आइगन वैल्यूज के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, तो यहाँ पे हम पावर मेथड नहीं लगा सकते और आइगन डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 1 is not equal to lambda any other lambda। अब जैसे इस एग्जांपल को देखें आप, ठीक है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बाय डायरेक्ट एंड इटरेटिव मेथड। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, देखें अब इसका डायरेक्ट कैसे हम फाइंड करते हैं, अगर डायरेक्ट फाइंड करना हो आइगन वैल्यूज, सिंपल मेथड है इसका, जिसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या है, 4 और 1 है। ठीक है, ये इजी मेथड है, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। तो अब 4 और 1 के करस्पॉन्डिंग हम क्या बनाएंगे, आइगन वेक्टर्स बनाएंगे, लैम्डा 4 और लैम्डा 1 के। अब करस्पॉन्डिंग टू 4 लैम क्या है हमारे पास, आइगन वेक्टर 1 और -2। लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर कौन सा है, -1 एंड 1। मींस दो आइगन वेक्टर्स मिलके एक 1 -2 और -1 एंड 1, ये दो आइगन वैल्यू और दो आइगन वेक्टर हमने कैसे फाइंड किए, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हम पावर मेथड यूज करें, पावर मेथड सिंपली कैसे यूज करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे, पहले हम ax1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे x1 की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, x1 क्या है, -0.031 एंड 1, और लैम्डा 1 क्या है हमारे पास 13 है। ठीक है, ये हमने कैसे फाइंड किया, ये a को हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ। ठीक है, अब a और x जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो x1 कैसे मिलेगा, a और x0 क्या है 1 1 है, तो हमें क्या मिला -15 और 13। ग्रेटेस्ट कौन सा है, 13 को बाहर निकाला, बाकी ये आइगन वैल्यू हो गई, मीन c हो गया, और ये हमारे पास जो है ना x हो गया। ठीक है, फिर हम x2 फाइंड करेंगे, क्या होगा, x1 ये रहा और ये रहा, तो इसमें मैक्सिमम क्या है 4.6, ये हमने बाहर निकाला, तो ये हमें x2 मिल गया। ठीक है, देन x3 फाइंड करेंगे, x3 कैसे फाइंड होगा हमारे पास, x3 फाइंड करने के लिए
हम क्या करेंगे, a और x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x3 मिल जाएगा, इसी तरह से x4 मिल जाएगा। ठीक है, इसे कंटिन्यू करते जाएं, देन x5 मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब x5 हमें क्या मिला, -0.499 एंड 1, और लेमडा क्या मिला 4.009। ठीक है, देन x6 फाइंड किया हमने, x6 ये मिला। Hence the approximate corresponding eigen value is, अब देखें, अब इन दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, सेम है। और इसी तरह से अगर हम आइगन वेक्टर्स में देखें तो डेसिमल के बाद 3